सब कुछ तब शुरू होता है जब राक्षसों की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और अंदर से हजारों डरावने और भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इंसान जो अब तक ऐश कर रहे थे, अब उन्हें असली मजा चखने को मिलता है। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। इन राक्षसों को डीमंस कहा जाता है और इंसानों में कुछ खास लोग होते हैं जो अचानक से जाग जाते हैं और इन्हें कहते हैं हंटर्स। इंसान और डीमंस के बीच लंबी और थकाऊ लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह हंटर्स इन राक्षसों को कंट्रोल कर लेते हैं और इंसानों को दोबारा जीने का मौका मिलता है। धीरे धीरे बर्बाद शहरों को फिर से बसाया जाता है और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगते हैं। लेकिन डीमंस की गिनती कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि नेचुरली जागने वाले हंटर्स की संख्या बहुत कम है। डीमंस तो ऐसे लगते हैं जैसे ट्विच पर पोकेमॉन वाले सिम्स की डोनेशन कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए इंसानों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, लैब में उगाए गए एलियन जैसे दिखने वाले चाइमेरा हंटर। ये असल में इंसान और राक्षसों के कॉर्प्सेस और डीमन रेल्म की स्ट्रेंज मेटल का मिला जुला मिक्सचर होते हैं। ज्यादातर कैदी इंसानों को इसका बेस बनाते हैं। इंसानों को बचाने की होड़ में साइंटिस्ट्स ये मुमकिन बना लेते हैं कि इन चाइमेरा हंटर्स को अब मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हंटर्स और साइंटिस्ट्स के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। हंटर्स को बार बार अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि अब काइमेरा सामने आकर जान बचाते हैं। सालों तक शांति बनी रहती है। लेकिन फिर वही होता है जो अक्सर होता है। कुछ पागल साइंटिस्ट्स चोरी छिपे गैर कानूनी लैब्स खोल लेते हैं और इंसानों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते हैं। एक ऐसे ही सीक्रेट लैब में दो साइंटिस्ट्स अपनी शिफ्ट खत्म करने से पहले आखिरी चाइमेरा नंबर 17 को देख रहे होते हैं। मोटा साइंटिस्ट अपने दोस्त जक को चिल्ला के कहता है, ज्यादा पास मत जा सर, सलामत रखना है तो दूर रहे। जक बोलता है, अरे यार, नंबर 17 तो वैसे भी दिमागी तौर पे गया हुआ है, एकदम स्टैचू बना पड़ा है। जब तक कोई ऑर्डर नहीं देगा तब तक हिलेगा भी नहीं। जक उस बेचारे की हालत देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसका दाहिना हाथ पूरा मरोड़ा हुआ होता है, शायद किसी फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से। उसे लगने लगता है कि अब इसकी हालत इतनी खराब है कि रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना इसे यूं ही मार दिया जाएगा। डायरेक्टर के ऑफिस में दोनों रिपोर्ट करते हैं कि नंबर 17 का शरीर अब दोबारा काम करने लायक नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि वो अब भी सांस ले रहा है, वरना कोई और चमेरा अब तक मर चुका होता। डायरेक्टर ठंडे दिल से पूछता है, कितने टाइम तक बचेगा? मोटा साइंटिस्ट अंदाज लगाता है, ज्यादा से ज्यादा महीना भर। डायरेक्टर एकदम पत्थर दिल होकर ऑर्डर देता है, इसको अगले गेट ब्लॉकेड के मिशन में भेज दो, सामने से आने वाले हमलों को झेलने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, रिटर्न ऑर्डर नहीं डालना। दूसरी तरफ डीमन रेल्म्स में एक पंखों वाला डायनासोर जैसी शक्ल वाला जानवर नंबर 17 पर झपटता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास भी पहुंचे, नंबर 17 उसे चीर फाड़ कर रख देता है। इसके बाद एक ग्राउंड से निकलने वाला पौधे जैसा वर्म मॉन्स्टर निकलता है, लेकिन नंबर 17 उसे हवा में उछाल देता है और फिर उस पर ताबड़तोड़ अटैक करता है। इसके बाद वो अपना भयानक मुंह खोलता है और बिजली जैसा सांस छोड़ता है, जो मीलों तक सब कुछ तबाह कर देता है। हंटर्स की टीम उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाती है। वो एकदम एस रैंक या उससे भी ऊपर का लगता है। एक हंटर पोर्टल की तरफ देखता है जो अब भी खुला है। बाकी टीम मेंबर्स कहते हैं कि जब तक एस रैंक चिमेरा लड़ रहा है, कोई राक्षस नहीं निकल पाएगा। वो तो सिर्फ बचे कुचे डीमंस से निपटेंगे। जैसे ही सारे मामूली डीमंस खत्म होते हैं, गेट अचानक से गिरने लगता है। सारे हंटर्स वहां से भागते हैं। एक औरत पूछती है, हम चाइमेरा को क्यों छोड़ रहे हैं? आदमी जवाब देता है, हमें साफ ऑर्डर मिला है, उसे वहीं छोड़ दो। एक बहुत बड़ा केकड़ा जैसा डीमन हमारे चाइमेरा को बहुत बेरहमी से मारता है। औरत को उस पर थोड़ी दया आती है, लेकिन आदमी कहता है, चाइमेरास तो लैब में पैदा हुए नौकर होते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बने हैं बस। हालांकि लड़ाई में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी चाइमेरा लड़ता रहता है, क्योंकि उसे लौटने का आदेश नहीं मिला। इस ऑपरेशन में करीब 2000 डीमंस मारे गए और एक भी हंटर्स नहीं मरे, सब उस एक चाइमेरा की बदौलत। जब उसके शरीर का बस सिर बचा होता है, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की फ्लैशबैक चलती है और तब उसे याद आता है वो असल में एक इंसान था जिसे सिर्फ 9 साल की उम्र में किडनैप किया गया था। धीरे धीरे उसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह दिखती है। वो देखता है कि वो एक अनाथालय में पैदा हुआ था। 9 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा शरारती बन जाता है और जो बच्चे उसे अगली कहते थे उन पर पत्थर फेंकता था। और यही देखकर ऑर्फनेज का डायरेक्टर उस पर बहुत निराश हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी आखिरकार उसकी नॉनस्टॉप बकवास से तंग आ गया और उसे अनाथालय से बाहर लात मारकर निकाल देता है। उसे बिल्कुल परवाह नहीं कि बच्चा बाहर ठंड में मर भी जाए तो। ठंड में बेहोश पड़े हुए उसे एक साइंटिस्ट की टीम मिलती है और उनमें से एक साइंटिस्ट ये सोचकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि इस शहर की स्लम्स में ही ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जैसे सड़कों पर ईस्टर एग्स पड़े हों। खैर, असली पागल साइंटिस्ट वही होता है जो ऐसे मौके को छोड़ता नहीं।
तो वो लड़के को उठाकर लैब ले जाता है और उस पर खतरनाक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। पहले ही एक्सपेरिमेंट में वो लोग उस पर एक मैजिक स्पेल कास्ट कर देते हैं ताकि वो कभी भाग ना सके, और उसका नाम रख देते हैं नंबर 17। जब वो होश में आता है तो सबसे पहले देखता है कि पागल साइंटिस्ट्स कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ में उसकी नसों में एस रैंक सिल्क वर्म्स इंजेक्ट कर रहे हैं। बेचारा हिलना चाहता है लेकिन उसे जानवरों की तरह कसकर बांध रखा है, जैसे उसकी कोई इंसानी इज्जत ही नहीं। दिन बीतते जाते हैं और साइंटिस्ट लोग हैरान हैं कि नंबर 17 पर कोई साइड इफेक्ट दिख ही नहीं रहा। उसका दिमाग और सोचने की शक्ति बिल्कुल ठीक है और वो सभी मॉन्स्टर्स की एबिलिटी पर फुल कंट्रोल रखता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो बस 1 सेकंड दूर है स्कूल शूटिंग मोड में जाने से, लेकिन इन पागल साइंटिस्ट्स के दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये लड़का कितना यूनिक और कमाल का है। वो लोग उस पर हर तरह के मॉन्स्टर सेल्स इंजेक्ट करना जारी रखते हैं और 6 ईयर के बाद वो एक काइमेरा हंटर बन चुका होता है जो एक ही हमले में डीमंस को खत्म कर सकता है। एक वॉर में वो ऐसा लेजर बीम छोड़ता है जो बग टाइप मॉन्स्टर्स को भून देता है और रोड के मीलों तक का जमीन साफ कर देता है। एक माँ अपने और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है, जबकि घायल हंटर माफी मांगता है कि उसे एक छोटे लड़के पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो ठीक है, वो अंदर से बिल्कुल कोल्ड महसूस कर रहा है। कुछ सालों बाद उसका हिप्नोसिस अचानक टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो इतने सालों से कर क्या रहा था, जिससे साइंटिस्ट को भी पता चल जाता है कि अब साइड इफेक्ट्स उभरने लगे हैं। वक्त बीतता है और उस पर 500 से ज्यादा मॉन्स्टर्स के सेल्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ ऐसा दिखने लगता है जिसे इंसान कहना भी मुश्किल हो जाए। और करीब 20 साल बाद वो एक विशाल ड्रैगन जैसे कुत्ते में बदल जाता है जिसके पास कोई आत्मा नहीं होती और इतना घिनौना लगता है कि आम लोग उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना चाहेंगे। लेकिन फाइनली उसका ये कुत्ते से भी घटिया लाइफ आखिरकार खत्म हो जाता है और उसके अंदर की सिर्फ एक हड्डी बचती है। लेकिन तभी वो हड्डी अचानक हवा में तैरने लगती है और उसका पूरा शरीर रिजेनरेट होने लगता है, जब तक कि चाइमेरा नंबर 17 फिर से पैदा नहीं हो जाता। मगर इस बार वो एक हैंडसम ह्यूमन बनकर लौटता है जिसके 6 पैक्स और एब्स पत्थर जैसे सॉलिड होते हैं। अपने इस पागलपन भरे रिवाइवल से हक्का बक्का होकर वो खुद से पूछता है कि क्या वो फिर से इंसान बन गया है। उसे लगता है कि क्योंकि वो मॉन्स्टर सेल्स अब भी उसके अंदर हैं, तो शायद वो पूरी तरह इंसान नहीं है। खासकर जब वो आसानी से अपने नुकीले पंजे घुमाता है जैसे वो किसी एपेक्स प्रेडेटर फैशन लाइन लॉन्च करने वाला हो। लैब से कोई उसे वापस खींचने नहीं आया तो हमारा लड़का मान लेता है कि उसे छोड़ दिया गया है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी बाहीं पर जो लैब न्यूमर हुआ करता था वो अब गायब है और इससे वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसने लैब से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब जब उसके पास ऐसा शरीर है जो खुद नर्क से भी ज्यादा हॉट है, वो सोचता है कि शायद ये किसी इमॉर्टल टाइप मॉन्स्टर की एबिलिटी है, वही जो 3 बार तक रिवाइव हो सकता है जब तक उसका कोर नष्ट न कर दिया जाए। लेकिन एक बात अब भी उसे परेशान करती है कि साइंटिस्ट्स हमेशा कसम खाकर कहते थे कि इंसानी और इमॉर्टल मॉन्स्टर्स के सेल्स कभी मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन अब वो पूरी तरह अल्फा मोड में है और उसकी हालत देखकर तो जॉनी ब्रावो भी बैकग्राउंड कैरेक्टर लगे। शायद जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो अब मिट चुके हैं, क्योंकि उसे याद है कि उसका दिमाग हमेशा धुंधला और किसी मैजिक चेन में बंधा हुआ लगता था, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस करता है। तो वो सोचता है कि अब जब उसके गुलामी वाले दिन खत्म हो गए हैं और जब वो बस एक आज्ञाकारी पालतू कुत्ते जैसा नंबर 17 कहलाता था, तो अब उसे लग रहा है कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो एक इंसान की तरह जीना शुरू करे। वैसे भी वो नाम तो बस यूं ही बिना मतलब उसके ऊपर चिपका दिया गया था। वो अपने असली नाम को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहां एक बूढ़ा साइंटिस्ट जो उसे पागल बोलता था लेकिन फिर भी कहता था कि अब से लोगों की मदद करना। उस टाइम तो वो अपने पूरे हिप्नोसिस फेस में था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब प्रेजेंट में लौटकर वो उस सलाह को बकवास बताता है और हंस देता है कि एक स्लम में पैदा हुआ अनाथ किसी की मदद करेगा। जैसे ही वो सनसेट की तरफ देखता है, उसके एब्स ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे अलग से लाइटनिंग लगाई गई हो। वो एक पल के लिए बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है, क्योंकि बदला लेने के लिए सामने वाला जिंदा होना चाहिए। और अब तो इतने साल हो चुके हैं कि वो गुस्सा भी बस एक हल्की खुजली जैसा लगने लगा है। वैसे भी अभी इंसानों की दुनिया का कोई रास्ता खुला नहीं है, तो वो सोचता है कि जब कभी उनसे मिलेगा तब बात होगी। अभी के लिए वो बदले की बात छोड़ देता है और आगे के रास्ते पर ध्यान देने का फैसला करता है। अपने नए शानदार शरीर को देखते हुए, जहां एक डिवाइन लाइट उसके प्राइवेट पार्ट को ढक रही होती है, वो तय करता है कि अब से वो एक सही इंसान की तरह जीने की कोशिश करेगा, उस वक्त की भरपाई के लिए जो उससे छीन लिया गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे याद आता है कि शायद अब उसे कुछ पहन लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे अजीब ख्याल आता है।
कि उसे याद ही नहीं कि आखिरी बार उसने कपड़े कब पहने थे। वो अपना दिमाग दौड़ाता है कि कौन सा मटेरियल पहनने लायक होगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर वो वही करता है जो कोई भी जंगल से निकला इंसान करेगा, चारों तरफ नजर घुमाने लगता है और जल्द ही उसे कुछ दिख जाता है। आगे चलते हुए उसे एक बर्ड जैसे मॉन्स्टर की लाश दिखती है और उसे लगता है कि शायद ये किसी टेरिटोरियल वॉर में मरा होगा, लेकिन शरीर पर कोई चोट या घाव नहीं दिखते, जिससे उसे अंदाजा होता है कि शायद ये पॉइजन से मरा है। वैसे ये उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि शरीर एकदम ताजा है और स्किन निकालने लायक बढ़िया हालत में है। वो बड़े आराम से अपने हाथ को एक बड़ी तलवार में बदल लेता है, जैसे बटर नाइफ उठा रहा हो, और उसे लैब में बताई गई बातें याद आती हैं कि स्किन निकालते वक्त पेट से शुरू करना चाहिए और फिर हाथ पैरों पर जाना चाहिए। वो काम शुरू करता है, लेकिन जैसे ही पेट काटता है उसमें से पर्पल गैस निकलती है। उसे झट से समझ आता है कि ये जहर है, मगर वो जरा भी घबराता नहीं और उसे ऐसे सूंघता है जैसे कोई इत्र हो। बस बदबू से चिढ़ होती है, क्योंकि अब उसे स्किन धोनी पड़ेगी। कुछ देर बाद जब वो उस ओवरसाइज्ड मुर्गे की खाल निकाल चुका होता है तो उसे लगता है कि पहली बार के हिसाब से काम ठीक ही किया है। फिर वो लेदर धोने नदी की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही खाल निकालता है वो नोटिस करता है कि अब वो सख्त हो चुकी है, जबकि पहले एकदम नरम लग रही थी। उसे लगता है कि ये शायद उस मॉन्स्टर की स्पेशलिटी हो। तभी उसे अचानक एक आइडिया आता है, जैसे कोई डिवाइन इंस्पिरेशन मिली हो, और वो खाल को जमीन पर फैला के उस पर मुक्के बरसाने लगता है, जैसे उसने उधार न चुकाया हो। मारते मारते वो सोचता है कि क्या लोग ऐसे ही लेदर नरम करते हैं या फिर वो बस मेहनत बर्बाद कर रहा है। लेकिन कुछ देर की मार धाड़ के बाद खाल फिर से नरम हो जाती है और वो बड़े गर्व से उसे उठाकर देखता है। फिर वो उस नंगी लाश के पीछे छुपकर थोड़े एडजस्टमेंट करता है और तभी उस मॉन्स्टर के सिर पर एक छोटी सी आग जलती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो साफ तौर पर इस बात से परेशान लगता है कि कोई उसका चमड़ा ऐसे निकाल रहा है जैसे गिफ्ट रीपिंग हो। चेओन जल्दी से खाल में छेद करके उसे पहन लेता है और लते से उसे बांध लेता है। अब वो नए लुक में तैयार है और उसे खुद पर काफी फख्र भी होता है। उसे खाल के अंदर थोड़ा जहर बचा हुआ दिखता है, लेकिन उसे साफ करना झंझट लग रहा है तो छोड़ देता है। तभी वो पक्षी जैसा मॉन्स्टर एक जोरदार चीख मारता है, जिससे क्याओन चौंक जाता है, क्योंकि उसे सच में लगा था कि ये मर चुका है। वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि वो इंसानों की बातें भी समझ सकता है, जो क्याओन को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि शायद ये भी इमॉर्टल टाइप का मॉन्स्टर है, क्योंकि पहले तो इसकी सांस भी नहीं चल रही थी। पहले होता तो शायद क्याओन इसे भून कर खा गया होता, लेकिन अब जब वो कमजोर और बेबस दिखता है तो उसे लगता है कि इसकी जान बख्श देनी चाहिए। वो मुस्कुराकर कहता है कि आज इसकी किस्मत अच्छी है और इसे दूसरी जिंदगी का मौका मिल गया है। फिर चलता बनता है। जाते जाते कैजुअली बोलता है कि अगर किस्मत ने मजा दिखाया तो फिर मुलाकात होगी। कुछ देर बाद वो एक गुफा में पहुंचता है और ऐसे इधर उधर देखता है जैसे नया घर देख रहा हो। तभी एक बहुत बड़ा सेंटीपीड अचानक उसके सामने कूदता है, लेकिन क्याओन की एक भी भौंह नहीं हिलती। वो कीड़ा हमला करता है, लेकिन चेओन ज्यादा परेशान इस बात को लेकर है कि यहाँ की रोशनी रहने लायक है या नहीं। एक ही वार में वो कीड़े का सिर काट देता है जैसे मच्छर मार दिया हो, और मन ही मन ये गुफा अपनी लिस्ट से हटा देता है। इसके बाद वो एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में पहुंचता है, जहां एक येटी डर के मारे जमे हुए हालत में पड़ा होता है। शायद उसे देखकर ही डर गया हो, जैसे किसी हॉरर फिल्म में भूत दिखा हो। पहले भी क्याओन ने इन येतियों की बुरी हालत कर दी थी, लेकिन यहाँ रहना इसीलिए कैंसिल कर देता है क्योंकि खाने का इंतजाम बहुत मुश्किल होगा। फिर वो एक जंगल में जाता है, लेकिन वहां के मशरूम्स इतनी बदबू मारते हैं जैसे किसी ने ऑफिस में मछली माइक्रोवेव कर दी हो। तो वो जगह भी रिजेक्ट हो जाती है। वो आगे चलता रहता है, किसी डरावनी छिपकली वाली गुफा से लेकर एक ज्यादा ही आरामदायक लग रहे ज्वालामुखी तक, लेकिन कोई भी जगह उसे जमती नहीं। आखिर में वो एक खाई के किनारे पहुंचता है और वहां से दिखने वाला नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि राक्षसों की दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। वो पूरे इलाके को अच्छे से देखना चाहता है और बिना सोचे समझे खाई से कूद जाता है और एक जोरदार स्पीड से जमीन पर गिरता है, जिससे कोई और होता तो रीढ़ की हड्डी तोड़वा बैठता। वहां उसे साफ पानी वाली नदी दिखती है और मछलियां भी अच्छी तादाद में हैं। कुछ बड़ी मछलियां हवा में कूदकर उसे काटने की कोशिश करती हैं और वो सोचता है कि इन्हें कैंपिंग के टाइम भूनकर खाया जा सकता है। थोड़ी गहराई से सोचने पर उसे लगता है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है। साफ हवा है, फूल हैं, मछलियों की भरमार है, यानी नेचुरल फिश फार्म। तो अब वो पक्का करता है कि अपना घर यहीं बनाएगा और उसे नाम देता है चाओन डू वून हाउस। वहीं दूसरी ओर राक्षसों की दुनिया के एक दूर दराज हिस्से में हवा में एक चमक उठती है और एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ निकलकर जमीन पर जोर से गिरता है। धुएं के बीच से एक रोबोट उठता है, चारों तरफ देखता है और खुद से पूछता है कि क्या यह सच में मॉन्स्टर्स की दुनिया है। दूसरी तरफ क्याओन कुछ देर वहां की खूबसूरती को देखता है, साफ हवा और रंग बिरंगे फूलों को महसूस करता है और सोचता है कि हाँ, ये जगह मेरे घर बनाने के लिए एकदम सही है। फिर वो अपने हाथों से थ्रेड जैसी चीजें बाहर निकालता है और एक ही झटके में सारे पेड़ काट देता है।
फिर उन्हीं थ्रेड से कटे हुए सारे पेड़ इकट्ठा करता है और घर बनाने के लिए लकड़ियों का ढेर लगाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, तभी उसे जमीन कुछ ज्यादा ही ऊबड़ खाबड़ सी लगती है। तो वो फिर से गोल्डन थ्रेड्स निकालता है और सारी जमीन को अच्छे से समतल करता है। ध्यान से बचे खुचे पेड़ों की जड़ें और ठूंठ तक हटा देता है, जब तक कि वो जगह इतनी साफ सुथरी नहीं हो जाती कि वहां एकदम माइनक्राफ्ट जैसी झोपड़ी बनाई जा सके। फिर जब वो लकड़ियों को जमा कर मेन खंभे लगाता है तो उसे एहसास होता है कि उसका शरीर अब जैसे खुद ब खुद हर काम कर रहा है, जैसे सब कुछ उसकी आदत में आ गया हो। और तभी उसके मन में सवाल आता है कि शायद लोग इसी को फ्री विल कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब वो कुछ ऐसा बना रहा है जो सच में सिर्फ उसका अपना है। फिर वो फर्श की लकड़ियां बिछाता है और कीलों की जगह एक स्नेल टाइप मॉन्स्टर की लार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो लार सूखते ही पत्थर जैसी मजबूत बन जाती है और साथ ही वाटरप्रूफ भी हो सकती है, जो उसे काफी अच्छा आइडिया लगता है। जब उसका मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो वो उसे थोड़ा फिनिशिंग टचेस देने के लिए छत पर सिल्क वर्म के काकोफिन के रेशे बिछा देता है, जिससे उसे थोड़ा सुकून भी मिलता है कि शायद अब मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने नहीं आएंगे। अब झोपड़ी काफी आरामदायक लग रही थी और लगभग पूरी भी, लेकिन वो रुककर सोचने लगता है कि एक सही इंसानी घर में और क्या क्या होना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि लैब में रहते हुए वो लोग पुराने जमाने के इंसानी घरों की वीडियो दिखाया करते थे, जब गेट्स खुले भी नहीं थे। वो सोचता है कि ज्यादातर घरों में या तो कोई पेट होता था या लोग अपने यार्ड में कुछ ना कुछ उगाते थे, और क्योंकि डॉग्स जैसी चीजें डीमन वर्ल्ड में तो है नहीं, तो उसे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है कुछ पौधे उगाना और एक छोटा सा गार्डन बना लेना। थोड़ी देर सोचने के बाद और आसपास के क्लाइमेट को देखने के बाद वो तय करता है कि मैंड्रागोरा उगाना सही रहेगा, खासकर जब पास ही बर्फीला पहाड़ है जो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा है। जब वो बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में चढ़ाई कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि मैंड्रागोरा आमतौर पर मना रिच पीक्स में उगते हैं। चारों तरफ जमी बर्फ देखकर उसे वो दिन याद आता है जब उसे किडनैप्ड करके लैब में ले जाया गया था। अजीब बात है, अब उसे वो पल भी किसी किस्म की ब्लेसिंग जैसा लगने लगा है, क्योंकि चाइमेरा बनने के बाद अब उसे ना तो ठंड में मरने की चिंता है और ना ही भूख से बेहाल होने की। कुछ देर बाद उसे हाय माना का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि अब वो करीब पहुंच गया है, और जैसा कि उसने सोचा था उसे आखिरकार मैंड्रागोरा की जड़ें दिख जाती हैं। ये कुछ सनफिश जैसे दिखते हैं जिनके सिर पर पत्ते होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस सेंसिटिव होते हैं। मतलब जरा सा माहौल बदला नहीं कि मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। वो सोचता है कि छोटे और नए पौधे लेना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शायद वो नई जगह पर खुद को ढाल लें। तो वो बड़े ध्यान से 3 मैंड्रागोरा चुनता है, खुद को मानसिक रूप से उस जबरदस्त चीख के लिए तैयार करते हुए जिसके लिए वो बदनाम है। लेकिन उसके हर अंदाजे को झुठलाते हुए पहला छोटा सा मैंड्रागोरा आराम से सो रहा होता है, एकदम किसी बच्चे की तरह खर्राटे मारते हुए। बाकी 2 भी बाद में मिलते हैं, वो भी नींद में होते हैं और नींद में बड़बड़ा भी रहे होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि असल में मैंड्रागोरा की चीख लैब में बनाई गई डरावनी कहानी थी, जहां उन्हें कम मना वाली टेंशन भरी जगहों में जबरन उखाड़ा जाता था तो वो रोने चिल्लाने लगते थे। तो अब उसे लगने लगता है कि शायद अब वो शांत हैं, क्योंकि डीमन वर्ल्ड का वातावरण उनके लिए अनुकूल है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब है कि वो ना भागने की कोशिश कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। फिर उसे ख्याल आता है कि शायद वो उसे अपना सा मानते हैं, आखिरकार उसके शरीर में भी तो मैंड्रागोरा की सेल्स मिली हुई हैं। वो उन्हें बड़े प्यार से अपनी कमर में बांध लेता है, मन ही मन खुश होता है कि वो शांति से हैं और स्ट्रेस में नहीं। फिर सोचता है कि क्या वो बाद में उनसे थोड़ा रूट निकालने को कह सकता है ताकि टी बना सके, या फिर उनके फल को सांचक की तरह खा सके। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनका फल जबरन तोड़ो तो जहर बन जाता है। तो वो मन ही मन तय करता है कि जब सही समय आएगा तब विनम्रता से पूछेगा। तभी उसे आसपास कुछ हंटर्स की मौजूदगी का एहसास होता है और सोचता है कि भला कोई इतनी खतरनाक बर्फीली चढ़ाई क्यों करेगा जब तक बहुत जरूरी ना हो। लेकिन फिर सोचता है कि चलो चेक कर लिया जाए, शायद उनसे कुछ गेट स्टोन्स मिल जाएं। उधर एक हंटर बड़बड़ा रहा होता है कि उसके साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गए हैं और अब उसे चारे की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है, जबकि दूसरा चिल्लाता है कि फोकस करो, क्योंकि सामने से मॉन्स्टर खरगोशों का झुंड बहुत तेजी से आ रहा है। ये खरगोश दिखने में भयानक होते हैं, उनके मुंह चौड़े चौड़े खुले हुए होते हैं जिनमें टेंटिकल्स और नुकीले दांत होते हैं। उनमें से एक हंटर जैसे तैसे एक फोर्स फील्ड बना लेता है जिससे वो लोग तुरंत मरे नहीं, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि उसकी शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तभी उसे पछतावा होता है कि उसने ये मिशन क्यों लिया, काश कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली होती। जैसे ही उसकी शील्ड टूटने लगती है तभी हमारा लड़का एक दमदार सुपरमैन जैसी एंट्री करता है और दोनों हंटर्स उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि अचानक एक इंसान बिना किसी डर के यहाँ कैसे आ गया। उसकी मौजूदगी भर से ही बर्फीले मॉन्स्टर खरगोश डर के मारे भाग जाते हैं, जैसे कोई छोटा चूहा बिल्ली को देख ले। दोनों हंटर उसके पास दौड़ कर आते हैं, खुद को सियोंग जू और किम ताइहुन बताते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताता है, लेकिन दोनों कहते हैं कि ऐसा नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना।
किम ते-हून सोच में पड़कर बोलता है कि कहीं वो कोई जंगली शिकारी तो नहीं, क्योंकि उसके गुफा वाले लुक को देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हमारा बंदा तुरंत पलटकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस मौत के कुएं जैसी जगह में घूमते हुए, वो भी बिना किसी हाई रैंक पहचान के। तो दोनों बताते हैं कि दरअसल वो लोग एक खतरनाक चिमेरा को जिंदा पकड़ने के मिशन पर आए हैं और उसके बदले में उन्हें काफी मोटा इनाम मिलने वाला है। ये सुनते ही हमारे बंदे के कान खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक क्लियर करता है कि वो चिमेरा असल में एक लैब से भाग गया था और पीछा करते वक्त सीधे एक गेट में छलांग मार दी। ये सुनकर हम